वेलकम बैक टू द चैनल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? लेट एफ फ्रॉम ए टू बी अ फंक्शन एंड लेट ई एंड एफ बी सबसेट्स ऑफ ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमेजेस। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें S1 एंड S2 और बतानी है कौन सी सही है या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एफ ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ई यूनियन एफ ऑफ एफ। ई और एफ क्या है? ई एंड एफ आर द सबसेट्स ऑफ ए। तो हम एक सबसेट ए एज्यूम कर लेते हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। इसको एक एग्जांपल की तरह से आराम से समझेंगे। और ई और एफ क्या होना चाहिए? ए के सबसेट्स। तो ई को हमने क्या मान लिया? 1 2। और एफ को लेट कर लेते हैं 3 4। अब ये फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन एफ ऑफ वन सेट ए का किससे बिलोंग कर रहा है? ठीक है, एक सेट बी भी मान लो क्योंकि इमेजेस है ना, तो दो सेट होने चाहिए। तो ए एक सेट ए एफ जो है 1 2 3 4। और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए बी सी। ठीक है। एफ वन की इमेज किस में है? ए। एफ टू इज इक्वल्स टू, ये हम अपने एज्यूम कर रहे हैं सारी वैल्यूज। टू की एफ टू बी। एफ थ्री इज इक्वल्स टू अगेन ए। एफ फोर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है। अब इनका अगर हम सबसेट्स लें, सॉरी, अगर हम एल एच एस लें, और वो क्या बोल रहा है? ई यूनियन एफ, जो कि इक्वल होगा ई यूनियन एफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। और इसी तरह एफ ऑफ ई यूनियन एफ क्या होगा? ए बी ए सी, जो किसके इक्वल होगा? ए बी सी के। समझ आ रहा है? एफ ऑफ ई यूनियन एफ कैसे निकाला मैंने? ई यूनियन एफ ये सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो एफ ऑफ वन क्या है? क्या निकाला है? एफ ऑफ वन इज ए। तो ये ए यहाँ पर आ गया। एफ ऑफ टू क्या है? बी। तो इस टू की जगह बी आ गया। एफ ऑफ थ्री ए आ गया। एफ ऑफ फोर सी आ गया। लेकिन सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, इस वजह से हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स लिख दिए ए बी सी। नेक्स्ट देखते हैं आर एच एस। आर एच एस में क्या है? एफ ऑफ ई। बता सकते हो एफ ऑफ ई क्या है? एफ ऑफ ई हो जाएगा ए कॉमा बी। क्यों? एफ ऑफ ई क्या दे रखा है? ई में एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2। तो एफ ऑफ वन क्या है? ए। और एफ ऑफ टू क्या है? बी। तो एफ ऑफ ई क्या बन गया? ए कॉमा बी। इसी तरह एफ ऑफ एफ निकालते हैं। एफ के अंदर कौन से है? 3 4 एलिमेंट्स। तो एफ ऑफ थ्री कितना हो गया? ए। और एफ ऑफ फोर कितना हो गया? सी। जब मैं एफ ऑफ ई का यूनियन करूंगा एफ ऑफ एफ के साथ, क्या आएगा? ए कॉमा बी यूनियन ए कॉमा सी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो देखो, ये बोथ साइड इक्वल हुए नहीं? ए बी सी, ए बी सी, बोथ साइड्स आर इक्वल। ये था यूनियन का केस। अगर हम यही केस इंटरसेक्शन का देखने लगे, यानी S2 स्टेटमेंट, तो क्या है? S2 क्या है? एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ई। लिखते हैं एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ। इसमें भी हम रफ एग्जांपल्स लेंगे। सेट क्या लेंगे? लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, थ्री तक ले लेते हैं। और ई और एफ सबसेट्स हैं ए के। तो ई के एलिमेंट्स मैंने ले लिए 1 2। और एफ मैंने ले लिया 2 3। अब क्या करते हैं? सबसे पहले इंटरसेक्शन ले लेते हैं ई एंड एफ का, यानी एल एच एस। क्या है? ई एंड एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा? 2। ठीक है। तो एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी एफ ऑफ टू। अच्छा, हमने बी तो सेट अभी डिफाइन किया ही नहीं। ठीक है, एक बी सेट जो जिसकी इमेजेस बन रही हैं, बी ले लेते हैं ए कॉमा बी। और उसमें फंक्शंस यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू ए। एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू अगेन ए। एफ ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू बी ले लेते हैं। ठीक है। तो एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है? 2। तो एफ ऑफ 2 क्या है? यहाँ से आया ए। ठीक है। अब आती है राइट हैंड साइड की टर्म। वो क्या बोलता है? एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या है?
ई की वैल्यू क्या है 1,2, तो एफ ऑफ 1 क्या है ए, और एफ ऑफ 2 क्या है बी ए, तो क्या हो गया ये भी हो गया ए। सिमिलरली एफ ऑफ एफ निकालते हैं। एफ क्या है 2,3, यानी ए कॉमा बी हो जाएगा, ए कॉमा बी। अब हम क्या निकालते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन। सो एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ हो गया, जो इक्वल आ गया ए के। बताओ एलएचएस में एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ए के इक्वल था, और आरएचएस में भी एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ भी ए के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इक्वल। ठीक है, लेकिन एक केस हम और लेते हैं जिसमें हम ये हमने जो ई और एफ जो सबसेट्स लिए थे इसमें कॉमन एलिमेंट्स डाल दिए थे, लेकिन अगर हम एक केस लें कि ये ई इंटरसेक्शन एफ ही फाई के इक्वल हो, तब क्या होगा। ठीक है, लेट्स टेक अनदर केस जिसमें ई और एफ की वैल्यू डिफरेंट लेते हैं। ई इज इक्वल्स टू 1 और एफ इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ फाई के इक्वल हो गया, तो एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू फाई हो जाएगा, और एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ए। तो एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ किसके इक्वल आया ए के इक्वल। तो अगर ये हमारा एल एच एस था और ये हमारा आर एच एस, तो क्या ये दोनों इक्वल हुए। हम क्या कहेंगे एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस इन एवरी केस। तो क्या कहेंगे ऑलवेज नॉट ऑलवेज इक्वल। तो S2 इज इनकरेक्ट और S1 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ओनली S1 इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बाइनरी रिलेशन एस एफ एम्प्टी सेट ऑन सेट ए 1 2 3। देखो मैं ये क्वेश्चन लास्ट 2 वीडियोस में दोनों बार रिपीट कर चुका हूँ कि अगर हमारे पास बाइनरी रिलेशन दे रखा है और वो एक एम्प्टी रिलेशन है, कभी भी एक फाई एक रिलेशन है हमारे पास, तो वो फाई कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। फाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और एक प्रॉपर्टी और है जो मैं बता रहा हूँ एंटी सिमेट्रिक। देखो मैं ये लिख दे रहा हूँ और आपको अब याद हो जानी चाहिए क्या। कभी भी कोई एम्प्टी रिलेशन होगा ना विद नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि ये जो सेट दे रखा है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जो हमारा सेट ए है उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और फंक्शन क्या है रिलेशन, फंक्शन क्या है एम्प्टी फंक्शन है, तो वो हमेशा ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन कभी भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हमारा रिलेशन भी एम्प्टी दे रखा है और हमारा सेट भी एम्प्टी दे रखा है तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसके लिए भी मैं एक टर्म लिख देता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ। इसमें कौन सा एग्जाम्पल सही है, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द सेट ऑफ सिग्मा स्टार of all string over the alphabet of sigma is equals to 0, 1 sigma star with the concatenation operator for strings। ठीक है, हमको एक सेट ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है और ऑपरेशन क्या दे रखा है कॉन्केटिनेशन। यहाँ पर एक सेट है स्ट्रिंग का, इसके अंदर सारी स्ट्रिंग्स आ जाएगी और ऑपरेशन दे रखा है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब स्ट्रिंग्स को ऐड करना। अच्छा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हो गया, सारी दुनिया भर की सारी स्ट्रिंग्स, यानी सिग्मा से लेके जितनी स्ट्रिंग्स हम इससे बना सकते हैं। और सिग्मा क्या दे रखा है 0, 1, यानी इसका स्टार। तो हम बोलेंगे इससे क्या क्या बन सकता है सिग्मा 0 1 0 1, कितनी भी स्ट्रिंग 1 0 1 1 डैश 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 0 0 0। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं कि डजंट फॉर्म अ ग्रुप, फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव,
नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप डज नॉट हैव द राइट आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रुप देखते हैं। देखो, अगर हमें ये एग्जाम पर्पस की सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ग्रुप बताने के लिए डायरेक्ट ये बता देते हैं, ये सोच लेते हैं डायरेक्ट कि क्या स्ट्रिंग्स का इन्वर्स होता है? कभी भी स्ट्रिंग का इन्वर्स नहीं होता, तो क्या ये ग्रुप होगा? नहीं। इस वजह से हम डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं ऑप्शन ए, इट डजंट फॉर्म अ ग्रुप। लेकिन हम वो ये सारी चारों कंडीशंस सेटिस्फाई करवाते हैं समझ में, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। कंडीशन वन क्या है? क्लोजर। सपोज करो कोई स्ट्रिंग है ओमेगा वन जो बिलोंग कर रही है सेट ऑफ स्ट्रिंग में, और दूसरी स्ट्रिंग है ओमेगा टू जो बिलोंग कर रही है सेट ऑफ स्ट्रिंग में। क्या जब मैं इनका क्लोजर करवाऊंगा, इनको करवाऊंगा कॉन्केटिनेशन, क्या वो बिलोंग नहीं करेगी? वो भी तो सेट ऑफ स्ट्रिंग में ही बिलोंग करेगी। तो कर देंगे हम उसको ट्रू। कंडीशन टू क्या है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब अगर कोई स्ट्रिंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रही है सिग्मा स्टार में, तो ये मेरे को बताओ एक्स डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड के इक्वल होगी। ठीक है, सो इट इज एसोसिएटिव। ठीक है, एग्जाम्पल देना है एल एच एस, एक क्विक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एक्स वाई जेड, जीरो वन एक्स है, लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वन, वाई इज इक्वल्स टू वन वन, जेड इज इक्वल्स टू जीरो जीरो। तो वाई वन वन डॉट जीरो जीरो, जो इसके जो किसके इक्वल हो गया? जीरो वन डॉट वन वन जीरो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो वन 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 जीरो जीरो। इसी तरह हम लेंगे आर एच एस एक्स डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल्स टू जीरो वन 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 डॉट जीरो जीरो, जीरो वन 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 इज डॉट जीरो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो वन 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 जीरो जीरो, बोथ आर इक्वल। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। कंडीशन थर्ड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखते हैं हम? आइडेंटिटी की। देखो, इस सेट में एप्सिलॉन बिलोंग कर रहा है ना, तो आइडेंटिटी इज एप्सिलॉन। और कह सकते हैं हम और एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग में एप्सिलॉन ऐड करता हूँ या फिर किसी एप्सिलॉन में कोई भी स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, लास्ट में एट द एंड रहेगी तो वो स्ट्रिंग वही वाली ही। तो एप्सिलॉन बिलोंग्स टू सेट ऑफ स्ट्रिंग, तो कह सकते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडीशन फोर। कंडीशन फोर हमें समझने की जरूरत ही नहीं है। कंडीशन फोर आती है इनवर्स। तो क्या इनवर्स होता है किसी भी स्ट्रिंग का? नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 क्या कह रहा है? लेट एस कॉमा लेस देन इक्वल्स टू बी अ पार्शियल ऑर्डर विद टू मिनिमल एलिमेंट्स ए कॉमा बी एंड मैक्सिमम एलिमेंट सी। ओके, ये प्रेडिकेट वाला क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक में। मैथमेटिकल लॉजिक वाला जब हम सीरीज कर रहे होंगे उसमें वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 35। कंसीडर द सेट ए बी सी विद बाइनरी ऑपरेटर प्लस एन इक्वल टू प्लस एन मल्टीप्लाई डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ए प्लस सी, दो दो टेबल दे रखे हैं प्लस और मल्टीप्लाई की, और ये इस तरह रीड की जाएगी ए प्लस ए इज इक्वल्स टू बी, एक्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, बी इंटू बी इज इक्वल्स टू सी। गिवन इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन।
ठीक है, तो हम देखते हैं पॉसिबल पेयर्स क्या बन पाएंगे पहले। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट देम वन बाय वन इन बोथ इक्वेशन और देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई इज इक्वल्स टू c। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ x कॉमा वाई। LHS ऑफ इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस a क्रॉस a की वैल्यू क्या आएगी, देखो a क्रॉस a की वैल्यू a है, प्लस a क्रॉस a की वैल्यू क्या है a, और a प्लस a की वैल्यू b। तो ये इज नॉट इक्वल्स टू RHS। क्यों, RHS में क्या दे रखा था, c दे रखा था ना। ठीक है, इसी तरह हम वन बाय वन इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे। ओनली टू पेयर्स, ओनली देयरफॉर कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, कितने ऑप्शंस हैं, टू, इस वजह से देयरफॉर टू choices आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द बाइनरी रिलेशन s is equals to x comma y such that y is equals to x plus 1 एंड x comma y belongs to 0 comma 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है, सपोज करो एक रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 1 है और 1 कॉमा 2, ये एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में प्रेजेंट हैं, और सेट दे रखा है 1 कॉमा 2। तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए ना, तो इसके अंदर इसको यूनियन करना पड़ेगा हमको 2 कॉमा 2 से। तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्सिव क्लोजर, दोनों को यूनियन करके जो भी आता है हमारा उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ठीक है, अब हम इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें निकालना है रिफ्लेक्सिव प्लस ट्रांजिटिव क्लोजर। तो कैसे निकलेगा देखते हैं। देखो, जब हमें s क्या दे रखा है, एस एक्स कॉमा वाई such that y is equals to x plus 1, क्या y हमेशा x से एक ज्यादा होगा, और x कॉमा y किस में, कौन से सेट में बिलोंग कर रहे हैं, 0 1 2 डैश डैश डैश, किसी में भी। तो इसका अगर हम रफ सेट बना के देखें, हमेशा कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो रफ एग्जांपल्स लेके देख लीजिए करिए। तो अगर x 0 है तो y उससे एक ज्यादा है, 0 1 1 2 2 3 3 4 डैश डैश डैश, ये हमारा एक सेट बन गया, एक रिलेशन, बाइनरी रिलेशन बन गया। ठीक है, अब मैं एक T1 बी आ रिफ्लेक्सिव क्लोजर, रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकाल के देखते हैं क्या होगा। T1 इज इक्वल्स टू, मेरे को जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे उनका यूनियन करना पड़ेगा ना। तो अगर डायगनल एलिमेंट 0 0 है, और कौन से होते हैं, 1 1 है, 2 2 है, इस तरह डायगनल एलिमेंट्स का यूनियन करना पड़ेगा इस प्रेजेंट सेट के साथ, इस प्रेजेंट रिलेशन के साथ। तो ये जाएगा 0 1 1 2 2 3 एंड सो ऑन। तो फाइनल में हमको क्या मिलेगा, 0 0 1 1 2 2 डैश डैश, 0 1 1 2 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, ट्रांजिटिव क्लोजर। लेट, ठीक है, तो मेरे को बताओ, अगर 0 1 और 1 2 बिलोंग कर रहा है बाइनरी रिलेशन में, तो देखो, अगर ये दो एलिमेंट्स x y और y कॉमा z, अगर ये दोनों एलिमेंट्स, दोनों बाइनरी रिलेशन इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, यानी x एक कम है y से, y एक कम है z से, तो अगर 0 1 1 2
एस के अंदर है तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 0,2। सिमिलरली अगर इसके अंदर 0,2 है, 2,3 है, ये दोनों एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं बाइनरी रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 0,3 भी होना चाहिए। एक और लेते हैं, अगर इसके अंदर 0,3 है, 3,4 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 0,4 भी प्रेजेंट होना चाहिए। एंड सो ऑन एंड सो ऑन ऑल्सो। और क्या देखेंगे हम? अगर 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, दोनों एस में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए 1,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। सिमिलरली 1,3 अगर प्रेजेंट है और 3,4 भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं 1,4 भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा T2। क्या देयरफॉर T2 क्या बन जाएगा? T2 इज इक्वल्स टू ये सारे एलिमेंट्स, यानी 0,1, 0,2, 0,3, डैश डैश, 1,2, 1,3, 1,4, डैश डैश। ये हो गया T2। अब हमको क्या करना है? इसको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बनाना है। क्वेश्चन में क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर। तो T1 तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर हो गया। अब मैं इसको T1 को और T2 को यूनियन कर दूंगा। T1 यूनियन T2, देखो क्या बन जाएगा ये। अब हम नोट करें, अगर x की वैल्यू या तो y के इक्वल है या फिर हमेशा x की वैल्यू y से लेस है। देखो, कोई भी आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाइए और देखिए, या तो x की वैल्यू y के इक्वल है या फिर x की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू y बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? अगर हम देखें, ऑप्शन बी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। द नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ईच एलिमेंट बीइंग ईदर 0 और 1 इज। ठीक है, इसमें हमको नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n मैट्रिक्स विद ईच एलिमेंट। देखो, अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने लगा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं सारे रिलेशंस के नंबर आपको रिकॉल करा देता हूँ कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स दिए हैं तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। देखो, अभी हम देखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव में कितने होते हैं? 2 to the power n² तो ये सारे मैंने आपको समराइज कर दिए हैं। इसी तरह हमसे क्वेश्चन में कौन सा पूछा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 200 students, 125 students have taken programming courses, 85 students have data structure, 65 students have computer organization, 50 students have taken both programming and data structure, 35 students have taken both data structure and computer organization। ठीक है, हम सबका सेट्स बना लेते हैं। आइडिया हो गया होगा। हैव नॉट पूछा है, लेकिन हम पहले हैव का निकाल लेते हैं। हैव टेकन, ये किसके इक्वल होगा? फॉर्मूला याद है? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी
माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस मॉड ए माइनस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मॉड ए कितना है यहाँ पर? इज इक्वल्स टू 200 माइनस 175 विच इज इक्वल्स टू 25। आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है बी, एंड आर टू बी अनदर रिलेशन फ्रॉम बी टू सी डिफाइंड एज एन। फर्स्ट पार्ट क्या है? एन एलिमेंट एक्स इन ए इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट वाई इन बी अंडर आर वन। और आर वन ये रिलेशन तभी होगा अगर एक्स प्लस वाई 3 से डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले हम पहला रिलेशन देख लेते हैं, आर वन। कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे? देखो, 1 + 2 लिखना है कि पहले सेट लिख लेते हैं। 1 3 5 7 और b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। 1 + 2 = 3 और 3 डिवाइड करता है 3 को, तो ये हमारे सेट में आ जाएगा। 1 + 4 डिवाइड 3 नो। 1 + 6 डिवाइड 3 नो। 1 + 8 डिवाइड हो सकता है 3 से, हाँ 1 + 8 डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 3 + 2 नो, 3 + 4 नो, 3 + 6 यस, 3 + 8 नो, 5 + 2 नो, 5 + 4 9 यस, तो 5, 4। 5 + 8 नो, 7 + 2 यस, 7 + 4 नो, 7 + 6 नो, 7 + 8 यस। ये हो गया हमारे पास R1 रिलेशन। इसी तरह हम निकालते हैं अभी R2 में, देखते हैं। एन एलिमेंट x in B is related to an element y in C if x and y is even but not divisible by 3। ठीक है, x प्लस वाई इवन होना चाहिए लेकिन वो 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? 1, 2 आएगा। देखो R2 इज इक्वल्स टू कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसमें? एक तो 2, 2 और 4, 4 और 6, 2 और 6, 4 8, 2। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें x प्लस वाई करके हमारे पास इवन आ रहे हैं बट डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट क्या निकालना है हमको? R1 × R2 निकालना है। R1 × R2। देखो, अगर हमारे पास कोई रिलेशन है A जो रिलेट कर रहा है B से, और वही B किससे रिलेट कर रहा है? C से। क्वेश्चन में दे रखा है R1 रिलेट्स फ्रॉम A टू B, A टू B, और R2 रिलेट्स फ्रॉम B टू C। तो अगर हमें इसका R2 निकालना है, सपोज करो इसके अंदर एलिमेंट है 2, इसके अंदर एलिमेंट है 3, इसके अंदर है 5। तो अगर मेरे को R1 × R2 निकालना होगा तो लास्ट में वो हो जाएगा 2, 5, यानी 2 रिलेट्स टू 3 एंड 3 रिलेट्स टू 5। इसी तरह अगर मेरे को ये R1 R2 निकालना होगा दो सेट का, R1 × R2, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 2, 2, 2। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1, 2। ठीक है, सिमिलरली 3, 6, 6, 2। तो मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ 3, 2। समझ में आ गया? सिमिलरली 3, 6, 6, 4, तो इसके अंदर आ जाएगा 3, 4। देखते हैं 5, 4, 4, 4, तो ये आ जाएगा 5, 4। 7, 2, 2, 2, ये आ जाएगा 7, 2। ये रहा मेरा R1 × R2। ऑप्शन कौन सा है? 1, 2, 3, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द फॉलोइंग इज इनकम्प्लीट ऑपरेशन टेबल ऑफ अ 4 एलिमेंट ग्रुप। द लास्ट रो ऑफ द टेबल, हमें ना ये लास्ट रो भरनी है टेबल की। तो पहले टेबल लिख लेते हैं। ई, ए, बी, सी, ए, बी,
सी ई। टेबल में हमको क्या गिवन है, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई इंटू ई इज इक्वल्स टू ई, ई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, ई इंटू बी इज इक्वल्स टू बी, ई इंटू सी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और हमको क्या पता है कि ई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ई, सिमिलर वही एलिमेंट आएगा। सिमिलरली ई इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ई इज इक्वल्स टू बी, ई इंटू सी इज इक्वल्स टू सी इंटू ई इज इक्वल्स टू सी। तो हम ये फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में बी इंटू ई कितना आ जाएगा, अगेन बी, सी इंटू ई कितना आ जाएगा, अगेन सी। लास्ट रो भरनी है हमको, लास्ट रो, और देखते हैं कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। अभी सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ए इंटू सी क्या आ रहा है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ए इंटू सी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो सी इंटू ए कितना होगा, आइडेंटिटी होगा, तो सी इंटू ए क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ई। सी ई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है स्टार्टिंग का, आगे की हमको देखने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।